जैसे कटी पूंछ वाला सांप तड़पता है, पाकिस्तान इस वक्त ऐसी तड़प रहा है। हिंदुस्तान के खिलाफ मुल्ला मुनीर की हर साजिश नाकाम हो रही है। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के लाडले ने भारत में आतंकी हमले का तहरीक तालिबान वाला जहरीला प्लान बनाया, लेकिन किसी आतंकी घटना को अंजाम देते उसके पहले हिजबुल्लाह यूगी फोर्स के हत्थे चढ़ गया। समीर खान सलाखों के पीछे पहुंच गया। पाकिस्तान के एक्सपोज्ड होने की सबसे लेटेस्ट रिपोर्ट आप देखिए। आतंक का यह हाइब्रिड चेहरा है। ना चेहरे पर नकाब है, ना हाथ में ऑटोमेटिक हथियार, लेकिन मंसूबा हिंदुस्तान में आतंक के नंगा नाच का। ये देश में पकड़े गए टेररिस्ट फैक्ट्री के दो सबसे ताजा प्रोडक्ट हैं, जिनकी मैन्युफैक्चरिंग पाकिस्तान में हो रही थी। नाम तुषार चौहान उर्फ हिजबुल्ला अली खान, उम्र 20 साल, टारगेट ग्रेनेड अटैक। दूसरे का नाम समीर खान, उम्र 20 साल, टारगेट दीवारों पर तहरीक तालिबान हिंदुस्तान लिखना। मरियल से दिखते ही इन दोनों पिद्दियों को यूपी एटीएस ने दबोचा है, लेकिन सिर्फ चेहरा देखकर जज मत कीजिए। इनके खतरनाक इरादे जानकर आप दंग रह जाएंगे। तुषार उर्फ हिजबुल्ला और समीर खान ने जिस आतंकी मॉडल का खुलासा किया है, वो एक ऐसे नेटवर्क का हिस्सा है जो बहुत खामोशी से हिंदुस्तान में अपनी जड़ें जमा रहा था। तुषार जो कि मेरठ का रहने वाला था, उसने धर्म परिवर्तन किया था, और वो धर्म परिवर्तन कहाँ से किया था, कहाँ, उसकी भी पुलिस जो है वो जांच कर रही है। किन लोगों ने उसका धर्म परिवर्तन करवाया था, इस सभी चीज़ों की जांच की जा रही है। और दूसरा जो आरोपी है जो दिल्ली का है, समीर खान, उसके बारे में भी जानकारी की जा रही है। तुषार उर्फ हिजबुल्ला हिंदू से मुसलमान कैसे बन गया, कैसे पाकिस्तानी हैंडलर हिजबुल्ला को कंट्रोल कर रहा था, पूरी डिटेल आपको आगे दिखाएंगे। अभी इन दोनों की गिरफ्तारी के बाद हुए चौंकाने वाले खुलासे देखिए, जिसमें शामिल है पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई, पाकिस्तान का गैंगस्टर शहजाद भट्टी जो आईएसआई का लाडला है, और आबिद जट और फील्ड मार्शल मुल्ला मुनीर। ऑपरेशन सिंदूर से कुचले गए सांप की तरह पाकिस्तान बिलबिला रहा है। सीने पर वॉर की ताकत नहीं तो पीठ पर खंजर घोंपने का खेल खेल रहा है। और इसके लिए मुल्ला मुनीर ने जो टेरर मॉड्यूल खड़ा किया है, वो कैसे काम करता है, पहले इसे समझते हैं। आईएसआई सोशल मीडिया के जरिए युवाओं को अपने जाल में फंसाती है। इस काम के लिए आईएसआई शहजाद भट्टी जैसे लोगों को चुनती है। शहजाद भट्टी ने ही हिजबुल्ला की भर्ती की, संवेदनशील जगहों की रेकी करने के निर्देश दिए, हिजबुल्ला को टारगेट ग्रेनेड अटैक का असाइनमेंट दिया, समीर खान को दीवारों पर तहरीक तालिबान हिंदुस्तान लिखने की जिम्मेदारी सौंपी, टारगेट किलिंग को अंजाम देने का ऑर्डर दिया। इसके बदले में 50,000 रुपए एडवांस और 2.5 लाख रुपए बाद में देने का लालच दिया। दुबई के रास्ते पाकिस्तान ले जाकर ट्रेनिंग देने का भरोसा दिया। यूपी एटीएस ने वक्त रहते पाकिस्तान के इन आतंकी प्यादों को नहीं पकड़ा होता तो इनके निशाने पर थे उत्तर प्रदेश के हाई प्रोफाइल लोग। जो कि पाकिस्तान का जो डॉन है शहजाद भट्टी, उनसे इंस्टाग्राम पे बातचीत भी करते थे और इनके पास उनके व्हाट्सएप नंबर भी थे। हालांकि तुषार ने पिछले कुछ महीने पहले अपना जो फ़ोन था वो चेंज किया था, नया फ़ोन लिया था। अब जो पुराना फ़ोन था पुलिस उसको भी ढूंढ रही है। हिंदुस्तान में तहरीक तालिबान की जड़ें फैलाने की स्क्रिप्ट गैंगस्टर शहजाद भट्टी की। शहजाद भट्टी मुनीर की आतंकी नर्सरी में ही उगा जहरीला पौधा है। इसी के इशारे पर पंजाब में नवंबर 2025 में P-86 ग्रेनेड हमला हुआ। कहा जाता है कि शहजाद भट्टी ने 2025 में अकेले पंजाब में 200 से ज्यादा डिस्पोजेबल फुट सोल्जर्स का एक नेटवर्क तैयार किया। शहजाद भट्टी ही गैंगस्टर और आतंकी का वो हाइब्रिड चेहरा है जो दिल्ली, यूपी से लेकर गुजरात तक हाइब्रिड टेरर मॉडल के जरिए आतंकी वारदातों को अंजाम देने की फिराक में है। शहजाद भट्टी किस डेंजरस प्लान के साथ काम करता है, ये भी देख लीजिए। इसके निशाने पर होते हैं 19 से 25 साल के ऐसे युवा जिनका आसानी से ब्रेन वॉश किया जा सकता है।
यूपी एटीएस के मुताबिक हिजबुल्लाह और समीर खान आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने में उस लेवल पर पहुंच चुके थे कि स्लीपर सेल भी बना चुके थे। यह जानना और भी इंटरेस्टिंग है कि तुषार उर्फ हिजबुल्लाह और समीर खान शहजाद भट्टी के संपर्क में कैसे आए। पूछताछ में खुलासा हुआ है कि हिजबुल्लाह ने फर्जी अकाउंट बनाकर शहजाद भट्टी से संपर्क साधा और धीरे धीरे इस नेटवर्क का हिस्सा बन गया। स्लीपर सेल का मकसद था भारतीय युवाओं को निशाना बनाकर कट्टरपंथी बनाना। समीर खान इस नेटवर्क में अहम कड़ी था। वो एनक्रिप्टेड चैनलों के जरिए हैंडलर से जुड़ा था और उसे नए युवाओं को जोड़ने का काम सौंपा गया था। ये वो पैटर्न है, आप देख सकते हैं कि इसी पैटर्न के जरिए दोनों आतंकी लगातार जो है शहजाद से बातचीत करते थे, चाहे वो तुषार उर्फ हिजबुल्लाह हो या समीर हो। ये दोनों ही जो है पूछताछ में इन्होंने बताया कि इसी जो पीटीटी है, पुश टू टॉक, इसी के जरिए इनसे जुड़े थे। योगी राज में आतंकियों का बच पाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन होता है। शहजाद भट्टी जैसे 2 टके का गैंगस्टर और उसका मालिक मुल्ला मुनीर ये नहीं समझ पाए। नतीजा है कि रावलपिंडी के हेडक्वार्टर में बैठा मुनीर हिजबुल्लाह के पकड़े जाने पर मातम मना रहा होगा। लखनऊ से प्रीतेश श्रीवास्तव और विशाल रघुवंशी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। पाकिस्तान के आतंकी संगठन जिस मॉड्यूल के तहत काम कर रहे हैं उसमें शुरुआत तो होती है पैसों का लालच देकर हिंदुस्तान के युवाओं को आतंकवादी गतिविधियों में शामिल करने की, लेकिन इसका आखिरी टारगेट होता है कन्वर्जन, यानी हिंदू से मुसलमान बनाना। कट्टरपंथी हिंदुस्तान में खेल सालों से खेल रहे हैं और अफसोस की बात यह कि भारत में ऐसे गद्दार हैं भी जो इन्हें मिल जाते हैं, जैसे हिजबुल्लाह। पूर्व चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत ने कहा था, हम 2.5 फ्रंट पर वॉर लड़ रहे हैं। इनमें 2 फ्रंट हैं पाकिस्तान और चीन, और बाकी आधा फ्रंट है हिंदुस्तान में बैठे देश के गद्दार। ये 2 चेहरे इसकी सबसे ताज़ा मिसाल हैं। तुषार मुस्लिम बना नहीं, उसे बनाया गया और इसकी साजिश हुई सरहद पार से। लेकिन तुषार जैसे जब अपना धर्म छोड़कर मुसलमान बन रहे होते हैं तब उनकी अकल कहाँ जाती है? घास चरने। आज आपको बताते हैं कि कैसे पाकिस्तान प्रायोजित कन्वर्जन फैक्ट्री भारत के युवाओं को फांसती है, उनका धर्म परिवर्तन करवाती है और फिर अपने ही देश के खिलाफ उनके दिमाग की नसों में बहुत गहरे गद्दारी के बीज बो देती है। तुषार चौहान के हिजबुल्लाह खान बनने की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। तुषार को मुनीर के लाडले शहजाद भट्टी ने बरगलाया, लालच दिया, तुषार को हथियार मुहैया करवाए। 32 बोर की पिस्टल, 5 कारतूस, चाकू और 2 मोबाइल फोन तुषार के पास मिले हैं। तुषार के परिवार ने जी न्यूज के कैमरे पर जो कहा वो सुनिए। जमानत होकर बाहर आया था तो मैंने उसको कहा था, बच के रहना, तुम्हें मार भी सकते हैं मुसलमान लोग, तुम इनके हत्थे चढ़ गए तुम्हें मार देंगे, तुमने इनके धर्मगुरु को गाली दी है। मुझे तो लगता है कि उन्हीं लोगों ने इसको कहीं ना कहीं इसी तरीके से ट्रैप किया है, क्योंकि ये मेंटली डिसऑर्डर था, किसी की बेकाई में जल्दी आ जाता था। परिवार सन्न है, लेकिन तुषार सन्नाटे में नहीं था। तुषार पाकिस्तानी हैंडलरों के जाल में बुरी तरह से फंस चुका था। स्लीपर सेल बनाना कोई बच्चों का खेल नहीं है और अपना धर्म छोड़कर इस्लाम अपनाना कोई घर में बैठे बैठे नहीं हो गया। पाकिस्तान के मेजर इकबाल ने तुषार को हिजबुल्लाह बनाकर अपने नापाक मंसूबों को अंजाम देने का प्लान बनाया। ये तो इसने अपने आप ही आईडी वाईडी बना ली, कोई हिजबुल्लाह के नाम की अपनी आईडी, किसी के नाम फेक आईडी आजकल बच्चे बना लेते हैं, कोई आईडी बना ली हो सकता है। पाकिस्तान की फौज का नाम लेता था, उनके जनरल का नाम लेता था, डिस्कस भी करता था। जैसे भी लड़ाई चल रही है, बोला देखो पाकिस्तानी मुनीर साहब कुछ नहीं कर रहे हैं, अभी वो तो ये हो गया, कंगला हो गया पाकिस्तान, ये हो गया, इस तरह की बातें करता रहता था। इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसी ऐसे लड़कों की तलाश में रहती हैं जिनका ब्रेन वॉश करना आसान हो, और तुषार उर्फ हिजबुल्लाह के साथ समीर खान भी ऐसी साजिश का शिकार हुए। तुषार के परिवार की तरह समीर खान का परिवार भी अपने बच्चे को बेगुनाह बता रहा है। जब वो यहाँ से गया, जाने के बाद बाहर चला गया, 5 मिनट बाद उसका स्विच ऑफ हो गया फोन का, कोई पता नहीं, रात भर ऐसे ही परेशान रहे। मेरा भाई तो बहुत सीधा था, हमें तो कुछ भी नहीं पता, हमें तो बस पुलिस का पता है कि बस पुलिस होती है, ATS ये जो भी था, हमें तो कुछ नहीं पता। हाथ में पत्थर, सोशल मीडिया पर कट्टरपंथी पोस्ट, जिहादी सोच वाले कारनामे, इनका सबका कनेक्शन पाकिस्तान से बार बार साबित हुआ है। पाकिस्तानी आतंकी संगठन हिंदुस्तान के युवकों का ब्रेन वॉश करने के लिए उन्हें पैसा देते हैं।
ऐशो आराम की जिंदगी का लालच देते हैं। कच्चा दिमाग इनके जाल में फंस जाता है। धर्मांतरण का ये डर्टी गेम सरहद पार से शुरू होता है और हिंदुस्तान में सोशल मीडिया जिहादी तत्वों के द्वारा अंजाम दिया जाता है। तुषार इसकी सबसे ताज़ा मिसाल है। मेरठ से अमित भारद्वाज और दिल्ली से प्रमोद शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। चंद रोज पहले चश्मे बनाने वाली देश की मशहूर कंपनी लेंसकार्ट ने अपने कर्मचारियों के लिए फरमान जारी किया कि वो कंपनी के स्टोर में बिंदी, चूड़ी और कलावा पहनकर नहीं आ सकते, यहां तक कि तिलक भी नहीं लगा सकते। अभी उस पर हंगामा हो ही रहा था कि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में एक निजी कंपनी ने वैसा ही फरमान जारी किया, जिसके बाद फिर सवाल उठा कि देश में बिंदी, चूड़ी और कलावा और तिलक के कितने दुश्मन हैं। पाकिस्तान, आपकी यहाँ कोई आवश्यकता नहीं है। जिसमें बिंदी पर प्रतिबंध, तिलक पर प्रतिबंध, पायजेब पर प्रतिबंध, हमारी माताओं बहनों के मंगलसूत्र पर प्रतिबंध, काजल पर प्रतिबंध और बिंदी और सिंदूर पर प्रतिबंध। अरे ये फैक्ट्री क्या पाकिस्तान या लाहौर या बांग्लादेश में? ये गुस्सा या आक्रोश इसलिए भड़का है क्योंकि एक निजी कंपनी ने अपने कर्मचारियों के लिए वर्क प्लेस पर चूड़ी बैन कर दी है। बिंदी पर बैन लगा दिया है। कलावा भी बैन कर दिया है। तिलक तक पर बैन लगा दिया है। जी हां, पहले लेंसकार्ट की मजहबी नजर ने सनातनी प्रतीकों के इस्तेमाल पर पाबंदी का हंटर चलाने की नापाक कोशिश की और अब भोपाल में एक निजी कंपनी ने अपने कर्मचारियों के चूड़ी, बिंदी, कलावा और तिलक लगाने पर बैन लगाकर हिंदू धर्म और संस्कृति पर प्रहार करने का काम किया है, जिस पर सनातनियों का गुस्सा फूट पड़ा है। हिंदू संगठनों ने इस फैसले के विरोध में कंपनी पर धावा बोल दिया। मुख्य गेट पर जमकर नारेबाजी की गई। ये हाथों में आप देखेंगे तो आज यहाँ पर तिलक लगाने के लिए अष्टगंध लेकर पहुंचे हुए हैं। इसके अलावा यहाँ पर जो पुलिस बल है वो तैनात किया गया सुरक्षा की दृष्टि से। लगातार यहाँ पर जो हिंदू संगठन के लोग हैं नारेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। क्यों आज ये नारेबाजी की जा रही है? बरमाली विलेज जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, यहाँ पर ट्रांसफार्मर, प्लाई इत्यादि बनते हैं। यहाँ पर एक नोटिस चस्पा किया गया जिसमें बिंदी पर प्रतिबंध, तिलक पर प्रतिबंध, पायजेब पर प्रतिबंध, हमारी माताओं बहनों के मंगलसूत्र पर प्रतिबंध, काजल पर प्रतिबंध और बिंदी और सिंदूर पर प्रतिबंध। अरे ये फैक्ट्री क्या पाकिस्तान या लाहौर या बांग्लादेश में? कंपनी ने मुख्य गेट पर अपने फरमान को नोटिस बनाकर चस्पा किया हुआ है और चेतावनी दी है कि जो भी कर्मचारी कंपनी की तय की गई गाइडलाइंस को फॉलो नहीं करेगा उसे भीतर प्रवेश नहीं दिया जाएगा। कंपनी के इस फरमान की जानकारी जैसे ही हिंदू संगठनों को लगी, उन्होंने मोर्चा खोल दिया। कंपनी के फैसले को धार्मिक आस्था और परंपरा पर चोट बताते हुए इस फरमान को तुरंत वापस लेने की मांग की गई है। हाथों में और आप ये देखिए पोस्टर लेके लगातार ये नारेबाजी की जा रही है और साफ तौर पर सनातन धर्म के जो अपमान है वो यहाँ पे किया जा रहा था। आगे क्या कदम उठाएंगे, नहीं सुधरेंगे तो? इनको ये जो नोटिस चस्पा किया उसका बोल दिया उन्हें हटा रहे हैं इसको। अगर नहीं हटाएंगे तो आगे पूरे सनातनी भोपाल एकत्रित होकर के इसको बंद कराने का कार्य करेंगे। हिंदू संगठनों का कहना है कि अगर तिलक, बिंदी और कलावा जैसे प्रतीकों पर रोक लगाने की कोशिश की गई तो सनातनी इसे कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। प्रदर्शनकारियों ने इस फैसले को हिंदू जीवन पद्धति पर हमला बताया और कारपोरेट कंपनियों को धार्मिक भावनाओं का सम्मान करने की चेतावनी भी दी। हमने पुलिस कमिश्नर साहब को शिकायत करी है, इसके खिलाफ एफआईआर दर्ज होनी चाहिए, मुकदमा दर्ज होना चाहिए जो हमारे सनातन धर्म को बदनाम करने का प्रयास कर रहा है। सबको टीका बांधा जाएगा, नाला बांधा जाएगा, क्योंकि कलावा बांधा, हाँ कलावा बांधा जाएगा, क्योंकि जब तक ये लोग सनातन को टारगेट करते रहेंगे हम लोग भी इसी प्रकार के प्रोटेस्ट करते रहेंगे। हम इनको कहें कि जितनी भी कंपनियां हैं अगर उनको इतना ही हमसे घृणा है तो चले जाइए पाकिस्तान, चले जाइए बांग्लादेश, आपकी यहाँ कोई आवश्यकता नहीं है। इस मामले में कंपनी की तरफ से अभी कोई बयान सामने नहीं आया है। वहीं हिंदू संगठनों के आक्रोश को देखते हुए कंपनी के आसपास सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त कर दिए गए हैं। हिंदू संगठनों ने चेतावनी दी है कि अगर कंपनी ने अपने फरमान को वापस नहीं लिया तो फिर उग्र प्रदर्शन किया जाएगा, जिसकी सारी जिम्मेदारी कंपनी प्रबंधन की होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
इसी महीने की शुरुआत में नासिक में नामी टेक कंपनी TCS में हिंदू बेटियों को टारगेट करने का मामला सामने आया। अब अप्रैल का अंत आते आते महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई से नासिक जैसा ही मामला सामने आया, जिसे लोग कॉरपोरेट जिहाद से जोड़ने लगे। मुझे ये भी बोला है कि अगर हम फिजिकल भी हो गए तो डोंट वरी कि मैं तुम्हें छोड़ के जाऊंगा। जिस तरह उस लड़के का बिहेवियर था, बॉडी लैंग्वेज, उसको किसी भी तरह की शर्म या पछतावा नहीं, गिल्ट नहीं, किसी भी तरह का गिल्ट नहीं उसको। पहला कॉर्पोरेट जिहाद का मैटर यहाँ पे आज रजिस्टर हुआ। सख्त से सख्त धाराएं लगाए ताकि इनको सख्त से सख्त सजा मिले। क्या देश में हिंदू लड़कियों को फंसाने का बड़ा रैकेट घुसपैठ कर चुका है? एक लिमिट रहता है बात करने का, वो लिमिट क्रॉस कर चुका था। इतनी गंदी बातें ना कि मैं बता सकती हूँ ना कि मैं बोल सकती हूँ, एकदम अश्लील वीडियो फोटोज भेजता था। क्या हिंदू बेटियों के धर्मांतरण के लिए कॉर्पोरेट ऑफिस हब बनते जा रहे हैं? मुस्लिम लड़का एक हिंदू लड़की को अपने कंपनी के व्हाट्सएप ग्रुप से उसका नंबर लेके आता है और उसको अश्लील मैसेज भेजता है और उसके साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट करता है। ऐसा एक एफआईआर आज आगरीपाड़ा पुलिस स्टेशन में हम लोगों ने आज दर्ज किया है। क्या नासिक के बाद मुंबई में कॉर्पोरेट जिहाद 2.0 चल रहा था? और इवन ही टोल्ड दिस मी कि मैं तुम्हारे साथ में बाहर जाना चाहता हूँ, मैं तुम्हारे साथ में लॉज जाना चाहता हूँ, आप मेरे साथ चलो, मैं आपको स्टारबक्स लेके जाऊँगा, आपको चाहिए तो मैं आपको मेरे कार में लेके घुमाऊंगा, चाहिए तो मैं आपको लेके चलता हूँ किधर तो बाहर। ये सवाल पीड़ित हिंदू लड़की के स्टेटमेंट इस बात की गवाही दे रहे हैं कि कैसे उसके साथ ऑफिस में काम करने वाला एक्स मुस्लिम कुलीग उसके गले की फांस बन गया था। वो उसे फंसाने के लिए उसे मैसेज करता था, मैसेज में अश्लील फोटो वीडियो भेजता था। जब देखता कि हिंदू लड़की उसके ट्रैप में नहीं फंसती दिख रही तो उसे कॉल करके फंसाने की साजिश रचता था। लड़की को वीडियो कॉल कर परेशान करता था। ठीक उसी तरह जैसे नासिक में हुआ, वैसी ही साजिश मुंबई की एक टेलीकॉलर कंपनी में रची जा रही थी। यहाँ भी हिंदू लड़कियां आरोपी के टारगेट पर रहती थी। इसी कंपनी की कुछ लड़कियों को आरोपी अशरफ अपने झांसे में ले भी चुका था, लेकिन उसका भंडाफोड़ तब हो गया जब उसने इस लड़की को मैसेज करना शुरू कर दिया। पीड़िता के मुताबिक फरवरी में वो उस कंपनी को छोड़ चुकी थी और आरोपी अशरफ के मैसेज उसे 21 अप्रैल को आने शुरू हुए। आरोपी की पीड़िता से उसी चैट का एक हिस्सा हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें साफ साफ दिख रहा है कि अशरफ पीड़ित हिंदू लड़की को उकसा रहा था। वो उसे अश्लील वीडियो भेजता था, उसे वो वीडियो देखने के लिए दबाव बनाता था। देखिए चैट में साफ लिखा है सीधी स्पॉन, यानी ये अश्लील वीडियो देखो। उससे पहले इसी चैट में उसके कई वॉइस कॉल भी हैं जो बता रहे हैं कि अशरफ किस तरह हिंदू लड़कियों को फंसाने की साजिश रचता था। चैट में एक वीडियो शेयर करके ये भी लिखा है कि फुल वॉल्यूम करके देखना। तो पीड़िता का आरोप है कि अशरफ उसे अपने झांसे में लेने के लिए उससे भगवान से मिलने की बातें करा करता था। ऐसा लग रहा है कि मैं आपको रोक टोक करूंगा तो मैं नहीं करूंगा, मैं आपके साथ में मंदिर चलूंगा। आपको चाहिए तो मुझे अपने भगवानों से मिलाओ, कौन कौन भगवान है दिखाओ मुझे, मैं चाहिए तो आपको कलावा भी पहन लूंगा मैं आपके लिए। ये सब बातें भी बोलता था वो। पीड़िता ने बताया कि जब उसने अशरफ को बताया कि वो हिंदू है तब उसने हैरतअंगेज जवाब दिया। आरोपी ने कहा कि आजकल हिंदू लड़कियां मुसलमानों को ज्यादा पसंद करती हैं। उसने ये चीज मेंशन की है कि आजकल सिर्फ हिंदू लड़कियों को मुस्लिम लड़के ही पसंद आते हैं। अशरफ से तंग आकर पीड़िता ने पूरा मामला अपने पिता को बताया, जिसके बाद अग्रीपाड़ा पुलिस स्टेशन में अशरफ के खिलाफ केस दर्ज कराया गया। टॉकिंग विद मी, मैंने मेरे डैड को यही बोला कि ये पूरा केरला स्टोरी बोल रहा है, पापा आप ही हैंडल करो इसे, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। आरोपी अशरफ तो हिंदू बेटी की सजगता के कारण सलाखों के पीछे है, लेकिन जिस तरह से एक के बाद एक दफ्तरों में हिंदू लड़कियों को टारगेट करने के मामले सामने आ रहे हैं, वो एक नई बहस को जन्म देते दिख रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। होली के मौके पर एक हिंदू की हत्या दिल्ली के उत्तम नगर में हुई थी। अब एक हत्या मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में हुई। दोनों में 3 बातें कॉमन है। पहली, हिंदू युवकों की बेरहमी से हत्या। दूसरी, मामूली बात और विवाद। और तीसरी बात जो सवाल पैदा करती है वह है हत्या का आरोप। दोनों मामलों में मुस्लिम युवकों पर है। नाबालिग हिंदू युवक की हत्या के बाद खरगोन अब जल उठा है।
पैर से भी मारा, लात से भी, कोनी से भी मारा, उसके पेट में करे लोहे की रॉड से भी मारा है। में इनकी हाथापाई हुई तो वो लड़का क्या 16, 17, 18 साल का लड़का है, वो कमजोर है, तो इसने उसको गिरा दिया, पटक दिया। जलता घर, जलती दुकान, उठती लपटें और धुआं। ये उस आरोपी के घर का हश्र है जिस पर हत्या का आरोप लगा है। ये उसी आरोपी का घर है जिसने बेरहमी से एक हिंदू युवक की हत्या कर दी, जिसके बाद रात के अंधेरे में आरोपी का घर धधकता दिखाई दिया। घर का चिराग खोने का गुस्सा इन लोगों ने आरोपी के सिर से छत और उसका रोजगार छीनकर निकालने का प्रयास किया। हत्या क्यों हुई, कैसे हुई, ये बताएं, उससे पहले आरोपी का नाम जान लीजिए। आरोपी का नाम है शानू खान। बताया जा रहा है कि 150 रुपए के लेन देन को लेकर दोनों के बीच विवाद खड़ा हुआ। तभी आरोपी शानू खान ने सोहन नायक पर जानलेवा हमला बोल दिया। सोहन के परिवार वालों का आरोप है कि शानू खान ने पहले उसके साथ मारपीट की, फिर उसके बाद लोहे की रॉड से कई बार किए। ये हमले इतनी बेरहमी से किए गए थे कि 15-16 साल के सोहन ने दम तोड़ दिया। उसकी हत्या के बाद की तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर हैं। लेन देन में उन्हें मंगा तो उन्हें गाली बकवा करी, उस चक्कर में इनकी हाथापाई हुई तो वो लड़का क्या 16, 17, 18 साल का लड़का है, वो कमजोर है, तो इसने उसको गिरा दिया, पटक दिया और कुछ तामी से मारा, पैर से भी मारा, लात से भी, कोनी से भी मारा, उसके पेट में करे लोहे की रॉड से भी मारा है। सोहन के परिवार वाले सड़क पर आ गए, उपद्रव मचा दिया, बवाल काट दिया। सोहन को इंसाफ देने की आवाज गूंजने लगी। या तो उसको फांसी की सजा मिले या तो फिर उम्र कैद। देखते देखते हालात इस कदर बिगड़ गए कि इलाके में तनाव बढ़ता चला गया। ऐसे में घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस बल पूरी फोर्स के साथ वहां पर पहुंचा। बिगड़ते हालात को काबू करने के लिए पुलिस अधिकारियों को भी ग्राउंड पर उतरना पड़ा। एएसपी, एसडीओपी और एसडीएम भी रात में खरगोन के करही क्षेत्र में मोर्चा संभाले हुए थे। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ कार्रवाई करने का आश्वासन देकर आगजनी करने निकले सोहन के परिवार वालों को ऐसा करने से रोका। इसमें हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया, आरोपी को राउंड अप कर लिया गया है और वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने चेतावनी दी कि जो भी इलाके की शांति व्यवस्था को भंग करने की कोशिश करेगा, आरोपी के साथ साथ उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। इलाके को पुलिस ने छावनी में बदल दिया है और लगातार वहां के लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की जा रही है। स्थिति पूर्ण तरह नियंत्रण में है। 5 थानों की यहाँ पर पुलिस बल तैनात है। साथ ही लोगों से अपील की गई है कि किसी प्रकार से अफवाहों पे ध्यान न दे, कोई भ्रामक जानकारी सोशल मीडिया पर शेयर न करे, नहीं तो सख्त कार्रवाई होगी। लेकिन सवाल उठता है उस कट्टरपंथी मानसिकता पर जिसने महज 150 रुपए के लिए अपने हाथ खून से रंग दिया। सवाल उठता है उन कट्टरपंथियों पर जो हिंदुओं के खिलाफ लगातार खूनी साजिशें रच रहे हैं और जानलेवा हमला कर उन्हें मौत के घाट उतार रहे हैं। आरोपी शानू खान अब इस सलाखों के पीछे है। मोहन फोर्स ने उसे काल कोठरी में डाल दिया है, लेकिन ये घटना दिल्ली से लेकर मध्य प्रदेश तक मामूली बातों पर हो रही हत्याओं को कटघरे में खड़े करती है, क्योंकि मरने वाला हिंदू होता है और मारने वाला मुसलमान। राकेश जायसवाल, जी मीडिया, खरगोन। अवैध कब्जों के खिलाफ योगी का बुलडोजर यूपी में अतिक्रमणकारियों पर तो कहर बनकर बरस ही रहा है, अब उसकी धाक देश के दूसरे राज्यों में भी दिख रही है। दूसरे राज्य भी योगी के बुलडोजर मॉडल को अपना रहे हैं और अवैध कब्जों को खाली करा रहे हैं। अवैध कब्जा भवन निर्माण कर रखा है, कृपया 1 महीने के अंदर इसको खाली कर दें। कब्जा करने के लिए 1 इंच जमीन नहीं देने वाले हैं। भरी महफिल के बीच कहीं बुलडोजर चल रहा है, कहीं चलने वाला है। यूपी में योगी का मैसेज क्लियर है, जहां अवैध कब्जा मिलेगा वहां बुलडोजर पहुंचेगा और अवैध कब्जे की जमीन को खाली कराएगा। उत्तर प्रदेश के अंदर जिस भी सरकारी भूमि पर किसी भूमाफिया ने कब्जा किया है उसको तत्काल छोड़ दें।
योगी का संदेश साफ है तो उनके प्रशासन का मिशन भी। सूचित किया जाता है। आपकी स्क्रीन पर तस्वीरें यूपी के औरैया की हैं, जहां यूपी पुलिस के जवान मुनादी कर रहे हैं। अवैध कब्जा भवन निर्माण कर रखा। अवैध कब्जाधारियों को अल्टीमेटम दे रहे हैं, चेतावनी दे रहे हैं कि आवास विकास की जमीन खाली कर दो, नहीं तो 1 महीने बाद बुलडोजर आएगा और अपना काम करके चला जाएगा। सूचित किया जाता है जिन्होंने आवास विकास की जमीन पर अवैध कब्जा भवन निर्माण कर रखा है, कृपया 1 महीने के अंदर इसको खाली कर दें, अन्यथा 25 मई के बाद आपके भवन निर्माण को गिराया जाएगा, जिसका खामियाजा आपको खुद भुगतना पड़ेगा। यहाँ सरकारी जमीन पर कुछ लोगों ने सालों से अवैध कब्जा कर रखा है। आरोप है कि लोगों ने वहाँ पक्के मकान बना लिए हैं और उनमें रह भी रहे हैं। कई बार इन लोगों को जगह खाली करने का नोटिस दिया गया, लेकिन जब नहीं माने तो अब योगी प्रशासन ने फाइनल अल्टीमेटम दे दिया। निर्माण कर रखा है, कृपया 1 महीने के अंदर इसको खाली कर दें। इधर बिहार में भी देखिए, योगी के बुलडोजर ने गजब कर दिया। यहाँ रेलवे ओवरब्रिज बनाने और सड़क चौड़ीकरण को ध्यान में रखते हुए योगी मॉडल के तहत अवैध कब्जों पर कार्रवाई की गई। भारी सुरक्षा बल के साथ बुलडोजर अतिक्रमणकारियों के बीच पहुंचा और बेखौफ होकर वो अवैध कब्जे गिरा डाले जो विकास की राह में रोड़ा बन रहे थे। जो रोड की चौड़ाई है और पूर्व में रोड का अधिग्रहण किया हुआ है, पूरा हम लोग ले रहे हैं, क्योंकि दोनों साइड नाला बनना है, तो एट द एंड ऑफ द रोड पे ही नाला बनेगा। जहाँ हमारा रोड खत्म हो रहा है, नाला बनेगा। बिहार में योगी के चुनाव प्रचार के दौरान ही बुलडोजर की मौजूदगी ने बता दिया था कि आगे योगी का बुलडोजर मॉडल बिहार में अपनी छाप छोड़ने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अब तक प्रेसिडेंट ट्रंप ईरान से बातचीत करने पर जोर दे रहे थे, शांति वार्ता में ईरान शामिल हो, समझौते पर हस्ताक्षर करें, इससे जुड़ी अपील कर रहे थे। लेकिन बीती रात ट्रंप ने अपना एंग्री अवतार दिखाते हुए ईरान को ऐसी वार्निंग दी जिसके बाद मिडिल ईस्ट में फिर जंग का भड़कना, हॉर्मुज स्ट्रेट का दहलना तय माना जा रहा है। दरअसल ट्रंप ने शूट टू किल का ऑर्डर दिया। किसके खिलाफ दिया, इसका उत्तर इस रिपोर्ट में। क्या मिडिल ईस्ट में फिर से बारूदी कोहराम छिड़ जाएगा? क्या हॉर्मुज गोला बारूद के प्रहार से दहल जाएगा, या फिर वॉर के सेकेंड राउंड में ईरान का नक्शा बदल जाएगा? एक तरफ अमेरिका ईरान के बीच तथाकथित सीज फायर जारी है, इसी बीच शांति वार्ता को लेकर भी बातचीत की जा रही है ताकि मिडिल ईस्ट में बारूदी संघर्ष को शांत किया जा सके। लेकिन इन सब के बीच यूएस प्रेसिडेंट ट्रंप ने ईरान को ऐसी वार्निंग दी है, कुछ ऐसे ऐलान किए हैं जिसके बाद युद्ध की चिंगारी बुझने की बजाय भड़कने की आशंका बढ़ गई है। बीती रात प्रेसिडेंट ट्रंप ने सोशल मीडिया पर एक बयान जारी किया जिसमें ईरान को लेकर 4 बड़े ऐलान किए। ट्रंप का पहला ऐलान, समंदर में ईरान की बारूदी सुरंगों को नष्ट किया जाए। ट्रंप का दूसरा ऐलान, ईरानी बोट्स को देखते ही शूट एंड किल का ऑर्डर। ट्रंप का तीसरा ऐलान, हॉर्मुज स्ट्रेट में अमेरिकी नौसेना का ब्लॉकेड मजबूत हो। ट्रंप का चौथा ऐलान, ईरान के तेल उत्पादन को रोकने का प्लान बनाया जाए। मतलब ये कि प्रेसिडेंट ट्रंप अब बातचीत या फिर राउंड टेबल टॉक पर नहीं, बल्कि ईरान से सीधे बैटल ग्राउंड में भिड़ने की तैयारी में है। और ट्रंप के चारों फैसले इस बात का सबूत है कि अब ईरान को चारों तरफ से घेरने की रणनीति है। यानी ट्रंप इस बार ऑल इन मोड में है, किसी भी हाल में पीछे हटने को तैयार नहीं, वो भी तब जब ईरान हॉर्मुज स्ट्रेट खोलने पर राजी भी हो चुका है। ट्रंप का मैसेज लाउड एंड क्लियर है, वो है ईरान की बर्बादी। जब तक कि वो अमेरिकी शर्तों को मान न ले, जब तक वो समझौतों पर हस्ताक्षर न कर दे। हालांकि ट्रंप के इस रवैये से ईरान भी भड़का हुआ है। ईरान का दावा है कि अमेरिका का ब्लॉकेड युद्ध विराम का उल्लंघन है, लेकिन ट्रंप अपनी बात पर अड़े हुए हैं, कुछ भी सुनने को राजी नहीं। एक तरफ ट्रंप ने हॉर्मुज को ब्लॉक कर रखा है, वहीं दूसरी तरफ ईरान की घेराबंदी के लिए अपने डेडली एयरक्राफ्ट कैरियर को
मिडिल ईस्ट में तैनात कर दिया है, जिसका नाम है यूएसएस जॉर्ज बुश। यूएसएस जॉर्ज H.W. बुश की तैनाती के साथ ही मिडिल ईस्ट में तैनात अमेरिकी विशाल युद्धपोतों की तादाद अब 3 हो गई है। अमेरिका की ये तैयारी इस बात का साफ संकेत है कि अब अगर ईरान ने कोई हिमाकत की तो फिर से युद्ध का आगाज होना तय है। हालांकि ट्रंप की धमकियों का जवाब देने के लिए ईरान ने भी कमर कस ली है। ईरान के विदेश मंत्री ने ऐलान कर दिया है, जब तक ईरान का हिसाब चुकता नहीं होगा, जब तक ईरान को खामियाजा नहीं मिलेगा, तब तक हॉर्मुज नहीं खुलेगा। साफ है, पीस टॉक फेल होने के बाद एक बार फिर अमेरिका और ईरान के बीच तनाव बढ़ गया है। एक्सपर्ट्स का मानना है, अगर सेकेंड राउंड की बातचीत भी नाकाम रही और दोनों देशों के तेवर यूं ही बरकरार रहे तो फिर हॉर्मुज में बारूदी भूचाल तो आएगा ही, इसके साथ साथ मिडिल ईस्ट भी सुलझ जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने ठीक 1 साल पहले एक बयान देते हुए कबूल किया था कि पाकिस्तान आतंक की सबसे बड़ी पनाहगाह है। पाकिस्तान में दहशतगर्द पाले जाते हैं और एक टेरर वाला डर्टी गेम पाकिस्तान बीते 3 दशकों से खेल रहा है। और जानते हैं, ख्वाजा आसिफ ने अपने इसी कबूलनामे को आज पुख्ता सबूतों के साथ दुनिया को दिखा दिया। इस तस्वीर को गौर से देखिए और दिमाग पर जोर डालते हुए अंदाजा लगाइए कि सूट बूट और आंखों पर चश्मा लगाकर बैठा ये शख्स कौन है। क्या आपने पहले कभी इसे देखा है? अगर अब भी इस शख्स का नाम आपके जहन में नहीं आ रहा तो बता दें कि इसका नाम ख्वाजा आसिफ है और ये पाकिस्तान का रक्षा मंत्री है। जी, ये वही ख्वाजा आसिफ है जो अक्सर अपने बयानों से न सिर्फ पाकिस्तान की बेइज्जती कराता है बल्कि पाकिस्तान के आतंक परस्त चेहरे को भी बेनकाब कर देता है। ठीक वैसे ही जैसे इस बार ख्वाजा आसिफ ने फिर से किया। दरअसल पाकिस्तान का रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ इस तस्वीर में जिस शख्स के साथ बैठा है वो कोई आम पाकिस्तानी या फिर ख्वाजा आसिफ का रिश्तेदार नहीं बल्कि एक आतंकी है। नाम है यासिर अराफात भट्ट। आप भी सोच रहे होंगे कि किसी मुल्क का रक्षा मंत्री एक आतंकी के साथ कैसे बैठ सकता है, कैसे उसके साथ तस्वीरें खिंचवा सकता है। तो आपको बता दें कि यासिर अराफात भट्ट लश्कर का टॉप कमांडर है। यह हाफिज सईद के बेटे तलहा सईद का करीबी है। यासिर अराफात PMML का जनरल सेक्रेटरी है। PMML पाकिस्तान की एक राजनीतिक पार्टी है। यासिर अराफात का ठिकाना इस्लामाबाद में है। जो मुल्क दशकों से आतंकवाद को पालता पोसता रहा हो, जिसे आतंक की सबसे बड़ी पनाहगाह माना जाता हो, तभी तो उस मुल्क में सियासतदान से लेकर सेना तक हर किसी का आतंकी कनेक्शन है। कोई आतंकी संगठन से जुड़ा है तो कोई आतंक के आकाओं का करीबी है। लिहाजा पाकिस्तान के हुक्मरान भी आतंकियों के साथ उठते बैठते हैं। उनके वलीमा से लेकर नमाज जनाजा तक में शामिल होते हैं। वैसे भी ख्वाजा आसिफ दुनिया के सामने ये कबूल कर चुके हैं कि पाकिस्तान में आतंकी होना गर्व की बात है। पाकिस्तान तो आतंक के आकाओं की इबादत दशकों से करता रहा है, वो भी चंद डॉलर की खातिर। और शायद मुनीर शहबाज के राज में भी पाकिस्तानी हुक्मरानों का ये डर्टी गेम जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। यूएस ईरान के बीच शांति वार्ता से पहले इस्लामाबाद को फिर किले में तब्दील किया गया। जहां मीटिंग होनी है वो इलाका सील कर दिया गया। इतना ही नहीं, सुरक्षा में चूक ना हो इसके लिए 10 दिनों तक इस्लामाबाद में लॉकडाउन लगा दिया गया। लेकिन सवाल है कि जिस शांति वार्ता पर पहले से नाकामी के बादल हैं, उसके चलते मुनीर शहबाज ने 13 लाख पाकिस्तानियों को नजरबंद क्यों किया? अमेरिका और ईरान के बीच होने वाली संभावित वार्ता का दिन भले ही तय न हुआ हो, लेकिन इस्लामाबाद को सेफ जोन बनाने के चक्कर में मुनीर एंड कंपनी ने पाकिस्तानियों को घर में कैद जरूर कर दिया है। इस्लामाबाद और उसके आसपास के इलाकों में लॉकडाउन लगा दिया गया है। बस अब क्या, लगे पाकिस्तानी छाती पीटने, शहबाज मुनीर को कोसने। सुनसान सड़कें, चौक चौराहों पर सन्नाटा, दुकान, मॉल, दफ्तर, यहाँ तक कि स्कूल कॉलेजों पर भी लटका ताला। ये तस्वीरें पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद की हैं, जहाँ अगर कुछ नजर आ रहा है तो वो हैं हथियारबंद कमांडोज, जिन्होंने पूरे इस्लामाबाद को छावनी में तब्दील कर रखा है, सिर्फ एक मकसद से
वो ये कि ईरान और अमेरिका के बीच शांति वार्ता हो सके, मगर अभी तो शांति वार्ता पर ही सस्पेंस है। वजह है अमेरिका और ईरान के तेवर। ऐसे में पाकिस्तानी पूछ रहे हैं कि इसकी सजा हमें क्यों दी जा रही है। दरअसल शहबाज मुनीर अपनी कूटनीति को सफल दिखाने के लिए इस्लामाबाद की आवाम का तेल निकाल रहे हैं। लॉकडाउन के नाम पर उनकी रोजी रोटी पर लात मार रहे हैं।